गुड इवनिंग में चलो आज का वीडियो जेई एडवांस के रिवीजन सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन वीडियो है, जहाँ पे हम जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे 2010 से 2024 में। जितने भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट से पूछे गए थे वो सारे आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो मैंने लेफ्ट में लिखा, और जो मैंने राइट में लिखा वो पार्ट है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लेंगे और बहुत शिद्दत से इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई एडवांस का ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बहुत कंसेप्चुअल है। हमने अभी अभी जेई मेंस दिया है और हम जेई एडवांस के लिए पूरी तरह से रेडी होना चाहते हैं, तो यही सबसे पहला स्टेप है। और यही अच्छे से करने पे आखिरी स्टेप भी साबित होगा, क्योंकि इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे जाया जा सकता है जो कि एडवांस लेवल का है। तो इसे डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे। कॉपी पेन निकाल लो और मेरे से पहले स्टार्ट करो सॉल्व करना, और अनपॉज करके फिर चेक करो कि क्या गलत हुआ, जो क्या था वो पार्ट जो नहीं बना, और फिर उसको रेक्टिफाई है। स्टार्ट करते हैं 2010 का सबसे पहला सवाल। फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द x axis as shown in the figure. These lines suggest that Q1 is greater than Q2. Q1 Q2 एक दो चार्ज का सेटअप है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है। Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है ना। थोड़ा क्लियर नहीं है, पर यहाँ इन इन लाइन से मैं समझ पा रहा हूँ कि हम कि डेफिनेटली Q1 से जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो बाहर की तरफ है। Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ है। Q2 के पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन है वो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसंट्रेशन से कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन का ये मतलब है कि ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन हो तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके वजह से Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन कम है। इसकी वजह से, जिसका ये मतलब हुआ कि Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो भी कम होगा। अगर Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कम है, तो जरूर वो Q2 एक छोटा चार्ज होगा, छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। और Q1 के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो Q1 एक जरूर एक बड़े मैग्नीट्यूड का या फिर ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसका चार्ज का। तो Q1 is greater than Q2 in magnitude. Q1 is greater than Q2. That is option A. ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अब ध्यान दिए क्या हम लोग ये बात, और कि Q1 से सारे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे थे, Q2 के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रहे थे। तो Q1 कैसा चार्ज हुआ? Q1 एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। Q2 कैसा चार्ज हुआ? Q2 एक नेगेटिव चार्ज हुआ, है कि नहीं? ठीक है, चलो इतनी बातें हमने अभी तक हमने इस फिगर को देख कर के डिसाइफर कर लिया, हमने हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमने समझ लिया कि ये सब बातें इस फिगर के लिए ट्रू है। नेक्स्ट सी और डी कहता है कि फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या ऐसा है कि Q1 से अगर फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट में चला जाए तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से? या फिर ऑप्शन डी सही है, जहां पे कहता है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या Q2 से राइट में अगर किसी डिस्टेंस में चला जाए तो क्या इन दोनों चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो मिलेगा? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, या दोनों सही है, ये बात चेक करना है। अभी तक जो हमने पता किया वो ये है कि Q1 पॉजिटिव है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रहा है। Q2 नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 के अंदर की तरफ आ रहा है। साथ साथ में Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज्यादा है। किसी एक सबसे पहले सी ऑप्शन एनालाइज करते हैं, जहां पे कहता है कि Q1 से लेफ्ट में लेट्स सपोज किसी एक x a डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया, लेट्स सपोज पॉइंट P। क्या क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो जीरो होगा? क्वेश्चन टैग, है कि नहीं? तो एनालाइज करते हैं। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस बना है x, और P और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया x प्लस a। अब क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है किसी एक चार्ज की वजह से? बिल्कुल पता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। आर वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं Q2 से P का। तो, तो सबसे पहले ई Q1 लिख दूं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। तो वो क्या आएगा? के Q1 बाई ए, और ई Q2 क्या आएगा? के Q2 बाई एक्स प्लस ए, राइट, होल स्क्वायर, ए होल स्क्वायर, ई पी। क्या क्या हमने अभी अभी डिसाइड किया कि एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मुझे
नेगेटिव वाले चार्ज के बगल में एक नेगेटिव साइन बैठाना पड़ेगा, Q2 का सिंबल बैठाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन वाइज भी देखा जाए तो Q1 रिपल कर रहा होगा, Q2 अट्रैक्ट कर रहा होगा, डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा। तो फिर तो मुझे बोलोगे कि सर बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाए और जीरो हो जाए, पर नहीं। एक बात ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि Q1 हमेशा Q2 से बड़ा है, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि तो ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू इससे हमेशा बड़ा है। नीचे देखो कि ये वैल्यू दैट इज द वैल्यू 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू 2। तो कैसे बराबर हो जाएगा भाई, कैसे जीरो आ जाएगा, नहीं आ सकता। दूसरा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि नीचे जो डिस्टेंस है, अब इसको चेक करते हैं, ये भी तो वेरिएबल है। यहाँ पे a है, यहाँ पे x प्लस ए है, तो a इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P। तो a अगर ज्यादा है, a अगर कम है, तो दिस वैल्यू इज अगेन मोर। x प्लस ए अगर ज्यादा है तो दिस वैल्यू इज अगेन लेस। डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। तो Q1 ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, डिस्टेंस कम होने की वजह से वापस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट P पे जो कि Q1 के क्लोज है, जो कि Q1 के लेफ्ट में है, वहां पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा Q2 के कंपैरिजन, Q2 की वजह से। ऐसे में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 से बड़ा आ गया, और ऐसे में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जीरो आ पाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विच इज लेफ्ट ऑफ Q1। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? यही चीज वापस करे क्या, पर इस बार Q2 के लिए करे क्या, ठीक है। इस बार Q2 से राइट में थोड़ा सा डिस्टेंस ले क्या, ए डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P बनाते हैं, वापस से ये वापस से x लेते हैं, और Q1 से इस बार जो P का डिस्टेंस है वो x प्लस ए है, ठीक है। हमें हमें अभी तक हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। EQ1 प्लस EQ2 करेंगे वापस से फैक्टोरियल एडिशन, KQ1 बाई क्या लिखूंगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर, और KQ2 बाई यहाँ पे नेगेटिव साइन बैठाना होगा, Q2 का चार्ज बैठाना होगा, a का होल स्क्वायर। या फिर डायरेक्शन वाइज भी देखा जा सकता है कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव, तो दोनों को माइनस करना ही होगा, ठीक है। Q1 Q2 से बड़ा है, Q1 Q2 से बड़ा है, तो ये भाई ये इससे बड़ा है, पर इसके नीचे जो डिस्टेंस है x प्लस ए, दैट इज ऑल्सो लार्ज। x प्लस ए से ज्यादा बड़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि x प्लस ए इस पूरे वैल्यू को छोटा कर दे रहा होगा। a क्योंकि छोटा है, क्योंकि Q2 के पास है एक पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि EQ1 EQ2 के बराबर आ जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। चेक भी कर सकते हैं इसको, जीरो जीरो पुट करके ऐसा कब होगा ये बात पता भी कर सकते हैं, अगर Q1 Q2 का हमें वैल्यू दे देता तो। पर Q1 Q2 नहीं दिया है, तो हमें इस तरह से एनालाइज करके ही इसको सॉल्व करना था, है कि नहीं। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जहां पे हमें कहा कि भाई एट अ फाइनाइट पॉइंट टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 2011 का एक सवाल जहां पे कंसिडर करने कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट इन दी एक्स कैप डायरेक्शन। तो E वेक्टर इज इन दी एक्स कैप डायरेक्शन। क्या मुझे y कैप का कोई कंपोनेंट दिया है, क्या मुझे z कैप का कोई कंपोनेंट दिया है, तो मैं 0 0 ले सकता हूँ। वेयर E नॉट इज अ कांस्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ड्यू टू दिस फील्ड इज। कहता है कि इस रीजन से, इस शेडेड रीजन से हमें बताओ कि फ्लक्स कितना पास कर रहा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। सिंपल फ्लक्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और फ्लक्स निकाल लेंगे ई डॉट ए से। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, एरिया वेक्टर निकालने में प्रॉब्लम है। एरिया वेक्टर कैसे निकाला जाए, एरिया वेक्टर निकालने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो बड़े आसानी से बता देंगे हम कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, दोनों को इनटू कर देंगे। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है क्या, चेक करते हैं। रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कोई पैरेललोग्राम हो, तो हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका गलत हो जाएगा, इसलिए अज्यूम कुछ भी नहीं करना है पहले से इस क्वेश्चन में। तो फिगर बना लेता हूं मैं।
फिगर बनाएंगे और सबसे पहले एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिगर फिगर बनाते वक्त मुझे कोऑर्डिनेट्स का भी ध्यान रखना है। क्या है कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ? सबसे पहले तो 0,0,0 ये पॉइंट है, इसको मान लेता हूँ ए। साथ साथ में बी पॉइंट को कहता है 0,a,0 ले लेने के लिए, सी कहता है a,a,a ले लो, है कि नहीं? और फिर डी जो पॉइंट है उसको कहता है a,0,a, ए पॉइंट है। और ये ही हमारा शेडेड रीजन है, इसी का एरिया वेक्टर हमारा निकालने का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए पहले मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन भी चाहिए। सही बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहले मुझे ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है कि ए बी में कितना डिस्टेंस है? ए 0,0,0 है, बी 0,a,0 है, तो इस डेफिनेटली ए बी से ए बी से कितना दूर है? ए दूर है, ए डिस्टेंस दूर है। ये तो जीरो का जीरो ही रह गया, ये जीरो का जीरो ही रह गया, ये जीरो से ए हो गया, तो मतलब बीच में ए डिस्टेंस है। अब ध्यान दो, ए से डी में क्या हुआ कि ये बीच वाला तो जीरो है, मतलब एक वाई एक्सिस जीरो है, एक्स ए बढ़ गया है और जेड भी ए बढ़ गया है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है, कैसे पता करूं? अच्छा, एक ग्राफ समझते हैं और इस ग्राफ में मान लेते हैं पॉइंट 0,0 है और यहाँ पे पॉइंट a, है। तो क्या मैं 0,0 और a से के बीच में डिस्टेंस बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकता हूँ। यहाँ पे √2a का डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे x एक्सिस a से बढ़ गया पर और z एक्सिस a से बढ़ गया, पर y एक्सिस अभी भी 0 का 0 ही है। 0,0 से a, जैसा यहाँ पे भी सिचुएशन है, और कहेंगे कि यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो √2a है। ये भी a है और ये भी √2a, ठीक है। पर ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी होता है। ऐसा पैरेललोग्राम में भी होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं। अगर ये रेक्टेंगल है तो ही हम एरिया के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बोल सकते हैं कि √2a इंटू ए होगा, √2a अदरवाइज अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते। तो कैसे चेक किया जाए? सबसे पहले रेक्टेंगल के लिए अपन क्या चाहते हैं कि ये जो फिगर है, इसमें जो ए बी और ए डी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, ए डी और डी सी के बीच में जो एंगल है वो भी 90 हो, और ये सारे भी 90 हो। किसी भी एक एंगल के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा, जैसे कि ए बी वेक्टर ले लेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डी वेक्टर के साथ, और अगर ये जीरो आता है ना, लेंथ तो ए बी का जीरो नहीं है, लेंथ तो ए डी का जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा ही वो टर्म है जो जीरो हो गया होगा। और थीटा जब 90 हो तो ही तो कॉस जीरो होता है। तो ए बी डॉट ए डी करेंगे और देखेंगे कि जीरो आता है कि नहीं, देन इट इज अ रेक्टेंगल, है कि नहीं? अज्यूम नहीं कर सकते थे पहले से, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी हो सकता था। हमें हमें मानना ही पड़ा कि ए बी डॉट ए डी कितना होगा। ए बी निकालो, तो ए बी कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट, है ना? वेक्टर से हमारा ये नॉलेज है। बी 0,a,0 है और ए 0,0,a है, तो ये क्या आ जाएगा? 0,a,0। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं? 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 0 के कैप, यही तो लिख रहे हैं, है कि नहीं? है ना? इतनी बातें हमें समझ में आती है। और फिर ऊपर से ऊपर से a,0,a है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट? डी वाला पॉइंट। तो यहाँ से आ जाएगा a,0,a। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई का आई से मल्टीप्लाई, जे से जे से, के का के से, तो 0,0,0 आ जाएगा। देखो ध्यान से, ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो, जीरो इंटू ए, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू जीरो, इसका माइनस मतलब बीच में प्लस करना है डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, है कि नहीं? ये जीरो आ जाता है, डेफिनेटली इट इज अ रेक्टेंगल, डेफिनेटली इट इज अ रेक्टेंगल, है ना, है कि नहीं? और एरिया का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2a²। अब चाहिए डायरेक्शन किसी एक ऐसे फिगर का जिसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। 3D का कंसेप्ट थोड़ा लगाएंगे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। अब समझो, मुझे चाहिए 3 पॉइंट, ए बी तो ये लिए थे, सी लिए थे ये, और डी ये लिए थे। किसी भी प्लेन में अगर मैं दो लाइन लेता हूँ और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो उस प्लेन से परपेंडिकुलर है।
यहाँ पे भी ऐसा ही करना है मुझे। ए सी एक लाइन लेना है और ए डी एक लाइन लेना है और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ताकि एक ऐसा वेक्टर मिले जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो। क्या क्या एक एरिया वेक्टर उसके प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर होता है? क्या एक एरिया वेक्टर उसके प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर ही होता है? अगर मुझे एरिया का डायरेक्शन चाहिए तो मुझे उस प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए ए सी क्रॉस ए डी करेंगे और चेक करेंगे कि क्या डायरेक्शन आता है ना। डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए अपने को इसी टर्म को डिवाइड भी करना पड़ेगा इसके मॉड से, ए सी क्रॉस ए डी, है कि नहीं? और तब जाके आएगा डायरेक्शन ए कैप, दैट इज द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है। ए सी, ए सी बता दो क्या लिखें? सी माइनस ए वेक्टर, ए सी इज सी माइनस ए वेक्टर, ए डी इज डी माइनस ए वेक्टर, है कि नहीं? और यहाँ से ये हो जाएगा ए एंड यहाँ पे ये हो जाएगा ए क्या हम इसका मतलब फिर से समझाना है? ए मतलब ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, है कि नहीं? और ए मतलब ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। सही बात है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर के बीच में? डिटरमिनेंट लेके, है ना? सबको याद होना चाहिए सारी बातें। ए, दिस इज ए डी, दिस इज ए सी। क्रॉस प्रोडक्ट करें, आई की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 0। ठीक है। क्या करें, इधर इधर लिख माइनस जे, और जे की जगह लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के, और यहाँ लिखूंगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब इसको डिवाइड भी तो करना है दोनों के मॉड से। ये पूरा वेक्टर जो है इसके मॉड से भी तो डिवाइड करना है, तभी तो डायरेक्शन आएगा। अभी तो वेक्टर आया है। तो वेक्टर क्या आया है भाई? वेक्टर क्या आया है? ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर इज ए स्क्वायर आई कैप 0 जे कैप माइनस ए स्क्वायर के कैप। सही बात है। डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन निकालते ही वही वो डायरेक्शन होगा जो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो ए स्क्वायर आई कैप प्लस 0 जे कैप, प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस नहीं करना है। ए स्क्वायर कॉमा 0 कॉमा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ले चलो इसको। ए स्क्वायर कॉमा 0 कॉमा माइनस ए स्क्वायर बाई रूट 2 इंटू ए स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट एरिया वेक्टर। यहाँ से मैं ए स्क्वायर प्लस, इसका मतलब यही है कि ये हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, है कि नहीं? बाई रूट टू ए स्क्वायर, बाई रूट टू ए स्क्वायर, बाई रूट टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, पर ये तो जीरो ही हो गया। तो क्या आ जाता है फाइनली? फाइनली आता है 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 1/√2 के कैप। दिस इज द एरिया डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। सही बात है ना? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आ गया। अब क्या मैं एरिया वेक्टर नहीं डिफाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ए विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। सो मॉड ए निकाले थे √2 इंटू ए स्क्वायर, और ए कैप निकाले 1/√2 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1/। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन याद है कि नहीं सबको? ई नॉट इंटू एक्स कैप बोला था क्वेश्चन में, और तो इसका हो गया ई नॉट कॉमा 0,0। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई डॉट ए करना पड़ेगा, जहाँ पे ई का ई लिखूंगा ई नॉट कॉमा 0 और ए लिखूंगा √2 ए स्क्वायर इंटू 1/√2 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1/√2। ठीक। और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो, दिस इज ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। ऐसे करना था ये फ्लक्स वाला क्वेश्चन। हमने समझा कि फ्लक्स कैसे निकाला जाए ई डॉट ए करके। हमें डिलेमा था कि एरिया वेक्टर कैसे पता करें। तो एरिया वेक्टर के लिए दोनों में मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए एक तरीका अपनाएं, डायरेक्शन के लिए एक और तरीका अपनाएं और निकालें। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 का क्वेश्चन। कहता है स्फेरिकल मेटल शेल लिया गया ए रेडियस का, ए जिसका नाम ए है, और उसको बोले कि उसका रेडियस आर ए है। फिर कहते हैं कि सॉलिड मेटल प्लेट ऑफ स्फीयर बी ऑफ रेडियस आर बी। दूसरा क्या लिए, दूसरा दूसरा सॉलिड लिए और मेटल स्फीयर लिए और इसको बी नाम दिए और इसका रेडियस बोले आर बी। पहला शेल है जिसका नाम ए है, इसका रेडियस आर ए है। दूसरा शेल, दूसरा सॉलिड सॉलिड मेटल है जिसका बी नाम है और इसका रेडियस आर बी है। और केप्ट फार अपार्ट, कहता है कि इसको दूर रखा गया दोनों को। एंड ईच इज गिवन चार्ज क्यू, दोनों को क्यू चार्ज दे दिया गया। फिर कहता है नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन मेटल वायर। थिन मेटल वायर मतलब थिन कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मतलब चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहता है ई ए इनसाइड कितना होगा, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी, क्यू ए बाई क्यू बी, सिग्मा ए बाई सिग्मा ई ए बाई बी कितना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि कैसे 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 इन दोनों स्फीयर का प्लेसमेंट किया गया। सबसे पहले यहाँ पे इसका रेडियस आर ए दिया गया, इसका रेडियस आर बी दिया गया। इसको बोला गया ये सॉलिड है, इसको बोला गया ये शेल है। और बीच में जब और क्यू चार्ज इसको इनिशियली दिया गया और यहाँ पे क्यू चार्ज दिया गया। मेटल वायर कनेक्ट करते ही क्या हुआ होगा, कुछ चार्ज स्फीयर वन ए से स्फीयर बी में ट्रांसफर हुआ होगा। ये चार्ज मान लेते हैं स्मॉल क्यू है, और जो स्फीयर बी में जो ट्रांसफर हुआ है चार्ज वो मान लेते हैं स्मॉल क्यू। ऐड हो गया, अगर अगर ए स्फीयर से माइनस क्यू चार्ज निकला तो तो वही चार्ज बी में ऐड हो गया होगा। ये चार्ज का फ्लो कब तक होने वाला है, जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि उसको क्या किए, वायर से कनेक्ट कर दिए, है कि नहीं। सही है, वायर से कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे से एक स्फीयर आर ए बना लूँ, उसका रेडियस, इसका रेडियस आर बी बना लूँ, और यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल मान लेते हैं आफ्टर द चार्जेस फ्लो, दैट इज कैपिटल क्यू माइनस क्यू और कैपिटल क्यू प्लस क्यू दूसरे वाले स्फीयर में। इस पे जो है पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है, इस पे जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं वी बी है। कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक वी ए वी बी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो ये जो फाइनल कंडीशन था, जब क्यू चार्ज बी ए से बी में जब फ्लो कर गया, यही वो फाइनल कंडीशन है। और ऐसा और इसी कंडीशन में दोनों के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। तो दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है वो निकाल लेते हैं। ड्यू टू शेल पोटेंशियल होता है कि कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई जो रेडियस ऑफ द शेल। और ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर उसके लिए भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही होता है। यहाँ पे इस पे जो चार्ज है वो के कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है, और उसका रेडियस है वो आर बी। तो कुछ एक ऐसा इक्वेशन बनाइए। क्या हमें कोई रिलेशन दिया है, हमें कहता है कि आर बी जो है वो आर ए से छोटा है। ठीक है, तो के कैंसिल हो जाएगा और आर बी बाई आर ए विल बी इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाई क्यू प्लस क्यू बाई कैपिटल क्यू माइनस क्यू। ठीक है, this is the charge on the sphere B, this is the charge on the sphere B, है ना, and this is the charge on the sphere A, so charge on the sphere A। अच्छा, अब आर बी क्योंकि आर ए से छोटा है तो क्यू बी भी क्यू ए से छोटा ही होगा, क्योंकि कहता है कि क्वेश्चन में आर बी आर ए से छोटा है, डेफिनेटली मीन्स कि क्यू बी क्यू ए से छोटा होगा। देयरफॉर बी से ए चार्ज का फ्लो हुआ होगा, है ना। तो ऐसा अगर बी से ए चार्ज फ्लो हुआ होगा तो एक्चुअली में क्यू बी इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस क्यू और क्यू ए इज इक्वल टू कैपिटल क्यू प्लस क्यू। ये स्मॉल क्यू बी से फ्लो हुआ होगा और क्यू ए दैट इज द ए स्फीयर, उस पे जितना चार्ज है वो उस पे जाके ऐड हो गया होगा। ठीक है, तो क्यू ए इज डेफिनेटली क्यू
क्यू ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन क्यू बी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है कि ई ए इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। तो एक मेटल शेल के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? क्या एक मेटल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है? बिल्कुल होता है। एक मेटल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द शेल। दूसरा, अगर हमें क्वेश्चन में कहता कि एक मेटल स्फीयर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे जीरो होता है, हम कहते हैं इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, फिर तो ये भी सही है। सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, क्या ये बात सही है? ये बात चेक करते हैं। सिग्मा ए क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया, जब चार्ज सिग्मा ए लिख रहे हैं तो चार्ज ए स्फीयर पे जितना चार्ज है वो लिखेंगे, और जो स्फीयर ए का रेडियस है वो लिखेंगे 4 पाई आर ए स्क्वायर। और सिग्मा बी जब लिख रहे हैं तो चार्ज जितना बी में है वो लिखेंगे बाई 4 पाई आर बी स्क्वायर। सिग्मा ए बाई सिग्मा बी करना है। अब सिग्मा ए बाई सिग्मा बी करना है, अगर सिग्मा ए बाई सिग्मा बी, this will be equals to capital QA by capital QB into आर बी स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर। ठीक है, क्या पिछले क्वेश्चन से एक रिलेशन आया था कि आर बी बाई आर ए इज इक्वल टू क्यू बी बाई क्यू ए? आर बी बाई आर ए इज इक्वल टू क्यू बी बाई क्यू ए। इसी रिलेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि आर की कुछ एक ऐसा रिलेशन बनता है कि नहीं जैसा क्वेश्चन में दिया है। तो क्यू ए बाई क्यू बी विल बी आर ए बाई आर बी इंटू आर बी स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर। तो एक आर ए से स्क्वायर कटा, एक आर बी से स्क्वायर कटा, और डेफिनेटली एक ऐसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे सिग्मा ए और सिग्मा बी का आर बी और आर ए के साथ ऐसा रिलेशन बैठ रहा है, जो कि ऑप्शन सी है भी। डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, साथ साथ में रेडियस पे भी डिपेंड करता है। तो ए पे जो चार्ज है वो क्यू ए है, ए पे जो रेडियस है वो आर ए, बी पे जो चार्ज है वो क्यू बी है, और बी पे जो रेडियस है वो आर बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी के क्यू ए बाई आर ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी ई बी इज इक्वल टू के क्यू बी बाई आर बी स्क्वायर। हमें दोनों बात एनालाइज करना है कि क्या क्यू ए क्यू बी से बड़ा है, और ये भी चेक करना है कि क्या आर बी से बड़ा है या नहीं। तो ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू के क्यू ए बाई आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर बाई के क्यू बी। के से के कैंसिल करेंगे, क्यू ए बाई क्यू बी को क्यू ए बाई क्यू बी को सब्सटीट्यूट करेंगे आर ए बाई आर बी से, आर ए बाई आर बी विच इज इक्वल टू आर इंटू आर बी स्क्वायर बाई आर ए स्क्वायर। आर ए का टर्म स्क्वायर से कटेगा, आर बी का स्क्वायर टर्म स्क्वायर से कटेगा, और हमारे पास इक्वेशन बनेगा आर बी बाई आर ए इज इक्वल टू ई ए बाई ई बी। क्या था इसको इस फॉर्म में लाने का पर्पस, कि डेफिनेटली अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर बी आर ए से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कुछ इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली कह सकते हैं क्योंकि आर बी आर ए से छोटा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए विल बी लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इस रिलेशन से। सो ई ऑन ए इज लेस देन ई ऑन बी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और ऐसा ही क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। यहाँ पे कहता है कि 4 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर रिजिडली फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर स्क्वायर प्लेन में हर एक कॉर्नर में 4 चार्जेस दैट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, सारे चार्जेस को फिक्स कर दिया गया है। कहता है कि इस स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा स्क्वायर प्लेनर है? यहाँ पे इसके बीच में क्या है? इसके बीच में सोप का फिल्म है, जिसका साइड का रेडियस हमें कहा कि ए कितना है, साइड का लेंथ ए है, इसका साइड का लेंथ है कि नहीं। और हर एक कॉर्नर में प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, बीच में क्या है? बीच में फिल्म है। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज गामा। सरफेस टेंशन जो हमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन ऑफ दिस सोप फिल्म इज गामा। हमें कहता है कि इस स्क्वायर में के बीच चार्जेस के बीच में जो सोप फिल्म है उसका जो सरफेस टेंशन है वो गामा है। द सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेनर फिल्म आर इन इक्विलिब्रियम। ये चारों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, साथ साथ में इसके बीच में सोप फिल्म होने के बाद सोप फिल्म
के अंदर एक सरफेस टेंशन डेवलप होगा जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, जिसके वजह से वो इन सारे चार्जेस को एक जगह रखेगा और ये सारे एक इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। If A is equals to kq square by gamma to the power 1 by n, where k is a constant, then n is what? हमें बोला कि n क्या है ये बताओ। तो एनर्जी का रिलेशन यहाँ पे बैठाएंगे और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इक्वल होगा, ऐसा अज्यूम करेंगे। तो एक स्क्वायर जिसका लेंथ a है, जिसके हर हर कॉर्नर पे अगर चार्ज कैपिटल Q है तो उसके वजह से कितना टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है, that will be given by the potential energy due to each pair। एक बार पोटेंशियल एनर्जी ए बी का निकालना पड़ेगा, एक बार पोटेंशियल एनर्जी बी सी का निकालना पड़ेगा, एक बार सी डी का भी निकालना पड़ेगा, है ना, ए बी सी डी, और साथ साथ में एक बार ए सी का भी निकालना पड़ेगा जो डायगोनल है, और दूसरा डी बी का भी निकालना पड़ेगा जो एक और डायगोनल है। अगर ये ए है तो दिस डिस्टेंस विल बी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो √2a हो जाएगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है दो चार्ज के बीच में, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर बाई √2a होल स्क्वायर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायगोनल चार्जेस। दूसरा डायगोनल चार्ज जो है वो के क्यू स्क्वायर बाई √2a होल स्क्वायर फिर से है, और बाकी के जो जो तीन चार्जेस हैं वो पेयर में कैसे है, वो पेयर में along the side रखे हुए हैं। तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो के ए है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करूंगा और इसी को 3 बार ऐड करेंगे, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी, और एक बार ए डी भी तो आएगा, ए डी, तो 4 बार ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी दी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को काउंटर करने के लिए कौन अपना अपना एनर्जी लगा रहा है, सरफेस टेंशन लगा रहा है अपना एनर्जी। ठीक है, हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दी सोप फिल्म कैसे निकाला जाए, क्या हम ये सोच पा रहे हैं, क्या हमें फ्लूइड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज याद है। फ्लूइड में जब सरफेस टेंशन हो किसी एक सरफेस पे S और उस पे अगर उसका अगर एरिया A है तो उस पे सरफेस टेंशन होता है S.A। यहाँ पे सरफेस टेंशन गामा दिया हुआ है, एरिया हमें पता है कि A स्क्वायर है, तो दिस इज दी एनर्जी। ये रीस्टोरिंग एनर्जी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। ये कैसा एनर्जी है, ये सरफेस टेंशन का एनर्जी है। जो इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मुझे इन दोनों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 4 दैट इज दी 5 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या आ गया, गामा ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 5। अपने को क्या कहा था, अपने को पता था, बोला था कि ए के टर्म्स में रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे 8 बार 4 लिखूंगा, के क्यू स्क्वायर बाई गामा टू द पावर गामा इंटू 5 करेंगे, और ए का टर्म्स में अगर रिलेशन निकाले तो 1 टू द पावर 4 के क्यू स्क्वायर बाई गामा इंटू 5 करना ही पड़ेगा। क्यू स्क्वायर बाई गामा, क्यू स्क्वायर बाई गामा टू द पावर 1 बाई 4 इंटू 5 के टू द पावर 1 बाई 4। दिस इज द कांस्टेंट, है ना, जिसको अपने को क्वेश्चन में के कहा है, और क्यू स्क्वायर बाई गामा पे ही 1 बाई एन है, जहां पे हमें एन का वैल्यू पता करना है, हमारा एन का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलें और एक और क्वेश्चन करें। एन का वैल्यू 4 आ गया, एन का वैल्यू क्या होगा 4, तो अगर 4 आंसर आया तो बिल्कुल सही है। 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और वो क्वेश्चन ये है, which of the field patterns given below is valid for electric field as well as for magnetic field। कौन सा ऐसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है या फिर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है जो कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है।
क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। बीच में अगर प्लस क्यू चार्ज रखूं तो ऐसा अपीयर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहा होगा। पर क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड है? नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ डाइपोल, है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल होना चाहिए। कहीं से अगर कहीं से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रहा है तो कहीं वो एंटर भी करेगा ही करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर से सेटिस्फाई होता है, जहाँ पे अगर बीच में माइनस क्यू चार्ज रख दें तो ऐसा 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 दिखाई पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा होगा। पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या ये केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटिस्फाई करेगा? ध्यान दो कि यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं और नीचे से भी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटिस्फाई करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इस पे थोड़ा एक और बार डिस्कशन कर लें क्या? है ना? हमें कहता है कि इस पे जो चार्जेस हैं वो, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, दोनों की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है। पर अगर पर अगर कुछ ऐसा दिखता जहाँ पे ये अंदर की तरफ होता, अच्छा ये भी बाहर की तरफ बनाना था, तो उसको कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। पर ये मानते हैं कि अंदर की तरफ होता। लेट्स सपोज लेट्स सपोज है ना, तब ये सही होता, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी। क्या हमें ऐसा कुछ सिनारियो याद आ रहा है जहाँ पे ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा जब हम सोलेनोइड ले ले एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, सोलेनोइड ले ले तो वो एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, है कि नहीं? पर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मैग्नेट या फिर नॉर्मल बार मैग्नेट भी ले लें तो ऐसा ही होगा। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये कब सेटिस्फाई करता है, जब मैं यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू लूँ और यहाँ पे डाइपोल बनाऊँ, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कुछ इसी तरह से होता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से ओरिजिनेट हो रहा होता है और माइनस क्यू में एंटर कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर इसमें डायरेक्शन नीचे के लाइंस में अगर उल्टा दिया रहता तो कहते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी सेटिस्फाई करता। पर क्योंकि दोनों ही दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ दिखा दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं ही कर रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? मानते हैं बीच से कोई एक करंट का वायर निकला, इस करंट के वायर से इस करंट के वायर में जो करंट है, इसके वजह से यहाँ पे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि नहीं? जैसे बचपन में आयरन ओर को इधर उधर किए थे और आयरन ओर सर्कुलर बनाता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है। और जितना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होता है वो अपन जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है कि नहीं? और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर होता है। इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? राइट हैंड थंब टूल से ये थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और कर्ल करते हैं। क्लॉकवाइज कर्ल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा, क्या ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड को तो बिल्कुल करता है, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी करता है? क्या कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी के लिए भी ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकता है क्या? क्या ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर सकता है? ये हमारा आज का सवाल है। तो समझो, फैराडेज लॉ के हिसाब से एक जो फॉर्मूला हम निकालते हैं वो है ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी, है कि नहीं? यही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। साथ साथ में हम थोड़ा सा अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट इज डेल क्रॉस ई, दैट इज द कर्ल ऑफ ई। क्या कहते हैं इसको? कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। मानता हूं कि स्पेस में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है, मैं मानता हूँ कि इस वैक्यूम में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस में बनाए गए, है ना? और ऐसे करके कुछ कंप्लीट हो रहा होगा, यहाँ से ऐसे करके कुछ कंप्लीट हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया गया ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर
अगर चेंज करे विथ टाइम तो हो सकता है कि ये डिक्रीज करे या इंक्रीज करे। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ टाइम इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन जीरो, so del cross E will be negative and a non-zero value। अगर किसी भी वेक्टर का कर्ल नॉन जीरो आता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कुछ एक रोटेशनल कंपोनेंट बनने वाला है, कुछ एक उसका रोटेशनल कंपोनेंट होने वाला है उस फील्ड वेक्टर का। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्पेस में मैं वाई डायरेक्शन में ले लूं तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके चेंज होने पे, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो कैसा है? वो सर्कुलर है, उसका कर्ल जीरो नहीं है। अगर कर्ल जीरो हो किसी वेक्टर का तो वो सर्कुलर नहीं होता, पर अगर कर्ल जीरो नहीं है तो वो सर्कुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होते वक्त? सर्कुलर होगा। अगर इसको इमेजिन करने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और ये कुछ ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इसको चेंज किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ाया जाए, तो अगर इसके अक्रॉस अगर एक वायर हो, कंडक्टिंग वायर, कैसा वायर? कंडक्टिंग वायर, तो इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द चेंज बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ के हिसाब से अगर मैं मानूं कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और यहाँ पे अगर एक कॉइल है, तो इस कॉइल में कुछ एक ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा, कुछ एक ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा सच दैट ये इस मैग्नेटिक फील्ड को के चेंज को डिक्रीज करे और अपोज करे उसको। क्या एक वायर में करंट का फ्लो होना इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन नहीं है? क्या एक वायर में करंट का फ्लो होना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं होता है? उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर हो, कैन बी सर्कुलर। ठीक है, दो तरीके से समझे। एक बार समझे कि वायर, जब एक कंडक्टिंग वायर लगाया जाए, मैग्नेटिक फील्ड बीच से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो उस वायर में इंड्यूस होगा करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर होगा। दूसरे तरीके से समझे, दूसरा तरीका ये था कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से वाई डायरेक्शन में लिए और बोले कि एक्स जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में जो है, अगर वो चेंजिंग है, वो कैसा है? वो चेंजिंग है, तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जेड डायरेक्शन में बनेगा। कैसा बनेगा? नॉन, जिसका जिसका कर्ल नॉन जीरो होगा, और वो एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज varies with r to the power -2/5 insteड ऑफ r to the power -2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq by r स्क्वायर, है कि नहीं? हमें कहता है क्वेश्चन में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानो kq by r to the power -2.5 होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ, चार्ज से जो डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे P पॉइंट पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, Q से जो चार्ज डिस्टेंस है वो R है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता तो क्या अभी भी गॉस लॉ वैलिड होता? चेक करते हैं। सबसे पहले गॉस लॉ के लिए मैं एक यहाँ पे स्फीयर बना लूंगा, यहाँ पे एक चार्ज Q ले लूंगा और यहाँ से इसका रेडियस R ले लेंगे। इसके सरफेस पे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, स्फीयर ऑफ अ रेडियस R, बीट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिंग will be given by k capital Q by R square, that is the radius of the sphere। ठीक है, ये तो जनरल केस हो गया। पर हमें क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मानो कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड r टू पावर -2.5 से वारी कर रहा है, और तो यहाँ पे लिखूंगा r k क्यू बाई r टू पावर k क्यू बाई r टू पावर 2.5। ऐसे में क्या ये गॉस लॉ को वैलिड, क्या ये गॉस लॉ को सेटिस्फाई करेगा? क्या गॉस लॉ अभी भी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू बाई कैपिटल R टू पावर 2.5 है? चेक करते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इज नथिंग बट
ई डॉट डी एस। गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ का डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स लिंक्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked is directly proportional to charge within that area linked with an area। यहाँ पे हमें एरिया मेंशन करना ही होगा। linked to the area is directly proportional to 1 by epsilon naught into charge enclosed in that area। ये बात, इतनी बातें याद है क्या हमें? यही है गॉस लॉ। हमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक एरिया से लिंक हो वो एक्चुअली में Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। Q वो चार्ज है जो उस एरिया में जो इस एरिया के अंदर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस सरफेस कहते हैं तो, और अगर कहते हैं KQ बाई R2 बाई 2.5 आया तो क्या गॉस लॉ वैलिड है? ठीक है, चेक करते हैं। लिंक्ड टू, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट वो बात है वो ये है, लिंक टू एनी एरिया, एनी एरिया। ठीक है, एनी एरिया। तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, तो इसके इसके वजह से यहाँ पे अगर एक 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 स्फीयर बनाए तो इस स्फीयर के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या एक बड़ा स्फीयर बना दूं, इसके अंदर भी चार्ज इंक्लोज क्यू ही है, क्या इसके इसके थ्रू भी क्यू चार्ज फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही है? क्या रेडियस पे डिपेंड किया फ्लक्स? नहीं। तो थ्रू एनी एरिया लिखना जरूरी है, चार्ज इंक्लोज इन दैट एरिया। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हम एक स्फीयर लिए थे जिसका रेडियस r लिए थे, इस पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, बस इस पे चार्ज क्यू है। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें क्वेश्चन में लेने कहा वो के क्यू बाई आर बार 2.5 कहा, जो इसका एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ से मुझे फ्लक्स मिलता है के क्यू बाई आर टू द पावर 0.5। क्या फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? क्या फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड करता है? गॉस लॉ कहता है कि किसी भी एरिया में, किसी भी इनक्लोज्ड वॉल्यूम में फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स उतना ही होगा जितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, वो डिपेंड नहीं करता कि वो कितना बड़ा एरिया है या कितना छोटा एरिया है। तो दिस इज गॉस लॉ को ये इनवैलिड कर दिया, यहाँ पे गॉस लॉ वैलिडेटेड नहीं रह पाया। गॉस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है कि गॉस लॉ से फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया जाए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज का सेटअप है, जहाँ पे अगर गॉस लॉ लगाया जाए तो अपने को पता नहीं चल पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक पॉइंट पे सिमेट्रिक नहीं है। गॉस लॉ कब लगाते हैं? गॉस लॉ तभी लगाते हैं जब चीजें सिमेट्रिक हो, जब चीजें ऐसी हो, जब गॉसियन सरफेस बनाया जा सके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस एक कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है ये भी आगे क्वेश्चंस में समझेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पर गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, और गॉसियन सरफेस के लिए दो चार फेनोमेना है जो उस सरफेस को सेटिस्फाई करना होगा, जो डाइपोल के केस में नहीं हो पाता है। दूसरा, गॉस लॉ हमेशा सिमेट्रिक केस में अप्लाई करना ही सही रहता है, और ये सिमेट्रिक केस नहीं है। यहाँ पे ये इस पॉइंट पे प्लस क्यू से कम डिस्टेंस है, माइनस क्यू से ज्यादा डिस्टेंस है, वेराज इस पॉइंट पे प्लस क्यू और माइनस क्यू का बिल्कुल ही कुछ एक अलग डिस्टेंस है। तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कैलकुलेट करना फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नहीं यूज करते हैं ऐसा कुछ। सो ए एंड बी इज रॉन्ग। स्टिल वैलिड? नहीं, वैलिड नहीं है। गॉस लॉ यूज करते हैं? नहीं, नहीं करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज जीरो समवेयर, देन द साइन ऑफ द टू चार्जेस इज सेम। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच में ही कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। दोनों चार्जेस के वजह से कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, और ई नेट जब निकालेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाए, ऐसा पॉइंट मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में ही मिलेगा।
ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था। अब इसमें समझाने का कुछ और नहीं है, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से मान लेते हैं इधर होगा, प्लस क्यू की वजह से इधर होगा। अब किसी भी पॉइंट, हाँ, प्लस प्लस हमारे लेफ्ट वाले चार्ज राइट वाले चार्ज से राइट में लो, या लेफ्ट वाले चार्ज से लेफ्ट में लो, तो क्या होगा कि दोनों पे ही डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर चार्ज का साइन सेम है तो। और ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं। तो डेफिनेटली अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो दोनों, और अगर दोनों चार्जेस जो है वो सेम साइन के है, तो उसके बीच में ही कोई एक पॉइंट होना चाहिए such that electric field वहां जीरो मिले। Work done by the external force in moving a unit positive charge from point A to point B at potential point A that has potential VA, and at point B which has potential VB, है ना। कहता है कि क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स VA माइनस VB के बराबर है। अगर A से B मूव किए और A पे जो पोटेंशियल है VA है, और B पे जो पोटेंशियल है VB है, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन किया वो क्या VB माइनस VA है? ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा। चेक करते हैं। ए पॉइंट बना लेता हूँ, बी यहाँ पे एक पॉइंट बना लेता हूँ, यहाँ पे VA लिखता हूँ, यहाँ पे VB लिखता हूँ। अब समझो कि ए से बी में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मूव किया गया, तो एक्चुअली में होता क्या है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में अलग अलग चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है। पर ए से बी जाते वक्त इसमें इसको इसीलिए वर्क डन करना पड़ता है, या तो एक्सटर्नल फोर्स करे काम, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड करे काम। तो दो फॉर्मूला रिलेशन बनाते हैं कि अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का किया काम, ठीक है, तो यही होगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कुछ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था, उस पे UA, कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज B पॉइंट पे चला गया, तो उस पे UB आ गया पोटेंशियल एनर्जी, और उसका चेंज का नेगेटिव ही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किए, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेशन से आता है। ठीक, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन से रिलेट होता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ QB माइनस QA। बी से ए से बी गए, तो यहाँ पे कहा, क्या कहा है, पॉइंट ए, मूविंग इन यूनिट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हाँ, ए से बी ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, UB माइनस UA। क्या हमें UB और VB मतलब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का बीच का रिलेशन पता है? ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का बीच का कैसा रिलेशन है? दैट इज नथिंग बट V पोटेंशियल इनटू चार्ज इज इक्वल टू U, है ना। और चार्ज हमारा यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये V इंटू +1 हो जाएगा। तो U at A is equals to potential at A, potential energy at A is also equals to potential at A, और potential energy at B is also equals to potential at B, क्योंकि दोनों में ही चार्ज +1 का ही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया VB माइनस VA। पर ये क्या है, ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया, अगर चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ले जाया जाए, यहीं पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स के वजह से वर्क डन होता है, किसी एक एक्सटर्नल फोर्स को काम करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पहुंचाने में, है ना। ऐसा भी हो सकता है हो सकता है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है ये पॉजिटिव चार्ज को जाने ना देना चाहता हो, तो बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा ट्रू है। यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हर जगह फॉलो होगा। बैटरी में कैपेसिटर के अंदर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, वहां पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने को कहता है, वहां पे भी ये चीज फॉलो होता है। ठीक है, तो ये बात गांठ बांध लेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर जो भी काम हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन के साथ लगाते हैं, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फोर्स ही हमें पूछा है, एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे से जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कर दी, और ये डेफिनेटली VB माइनस VA आता है। दिस इज
दैट इज द ऑप्शन बॉस, यही ऑप्शन भी है कि नहीं? सो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 2012 का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, 2012 का क्वेश्चन देखें, है ना। टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स, बहुत लार्ज इनफाइनाइट प्लेट का केस आ गया है, ठीक है, मजा आने वाला है। और कहता है कि ये बहुत लार्ज है और बहुत और पैरेलल है और मेटल प्लेट है, कैपेसिटर की तरह, हैविंग सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर है। कहता है कि कनेक्ट कर दिए इसको डीसी वोल्टेज के सप्लाई से 0 वी, सोर्स ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस x। अच्छा, यहाँ पे x लिखना चाहिए मुझे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस x रखा। प्रोटॉन इज रिलीज एट रेस्ट मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट के बीच वाला कोई से एक पॉइंट पे प्रोटॉन रिलीज किया गया। प्रोटॉन मतलब चार्ज कितना है उस पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। कुछ शक वाली बात? बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन पे मास कितना है जानने की जरूरत नहीं है, 1.667 इंटू 10 पर माइनस 27 केजी, फिर भी याद रख लिए। अच्छा हाँ, जानने की जरूरत तो है इस क्वेश्चन में। कहता है कि प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट द रेस्ट इन द मिडवे बिटवीन टू प्लेट्स। इट इज फाउंड दैट इट इज मूविंग 45 डिग्री टू द वर्टिकल। अच्छा, मतलब प्रोटॉन कहीं ऐसे बीच में रखें तो वर्टिकल तो ये रहा, और 45 डिग्री अगर ऐसा कुछ एक एंगल बनाए तो ये प्रोटॉन एक्चुअली में, ये जो पार्टिकल था हमारा, ये इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा, समझते हैं। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं प्रोटॉन पे? उसके मास की वजह से नीचे एक उस पे mg लग रहा है, जैसे ही, वो तो हमेशा से लग रहा है, जैसे ही अब प्लेट के बीच में प्लेस किए प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन के अंदर चार्ज है। प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल है। प्लेट्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, या फिर जो हायर बैटरी के हायर टर्मिनल के साइड जो प्लेट कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बैटरी के लोअर टर्मिनल के साइड जो प्लेट कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर Q आएगा, माइनस Q आएगा, तो यहाँ पे Q आएगा। इसकी वजह से बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, दैट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। अब इस यहाँ पे जब चार्ज Q रखे, कोई एक चार्ज Q रख लिया मान लेते हैं, हमारे लिए तो यहाँ पे प्रोटॉन है जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, पर मानते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q रखे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स। और कहता है कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोटॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा था, उस पे जो नीचे मैग्नेटिक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से उसका मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ, दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज बना लो, यहाँ पे माइनस बनाए थे ना पहले, माइनस ही बनाते हैं। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा गया मिडवे पे, यहाँ पे इस पे mg लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे FBD इसका बनाए क्या अलग से, हाँ, ऐसे बनाए। इस पे अंदर में क्या है, अंदर में इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, दैट इज नथिंग बट Q इंटू ई। है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल x है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, कैसे निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl इज इक्वल टू डेल्टा वी। इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अंदर सारे ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मैं लिखूंगा डेल्टा वी दैट इज x बाय dl दैट इज 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10 पर माइनस 2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव हमारा डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव हटा दिए ताकि मैग्नीट्यूड भी मिल जाए, और डायरेक्शन हम ऑलरेडी समझ गए हैं कि प्लस से माइनस हो रहा होगा। और फिर हमें क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये सब जो फोर्स लगा ना, इसके वजह से जो प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ वो 45 डिग्री विद वर्टिकल हुआ। अगर कोई दो वेक्टर है जिसकी वजह से जिसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा है कि कि उसका एग्जैक्टली बी से जितना एंगल है उतना ही एंगल ए से भी है,
ए और बी क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो अगर बी से रिजल्टेंट का एंगल 45 है तो ए से भी रिजल्टेंट का एंगल 45 ही है। प्रोटॉन अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका यही मतलब है कि इस पे जो नेट फोर्स है ड्यू टू दिस प्लस दिस, वो इसी डायरेक्शन में है, तभी तो इसी डायरेक्शन में वो चल रहा है। अगर कोई दो वेक्टर, अगर कोई दो फोर्स की वजह से एक ऐसा फोर्स मिला जिसका दोनों से एंगल सेम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का फोर्स एक्चुअली में मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है। इसका यही मतलब हुआ, तभी ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा कि नेट फोर्स का दोनों वेक्टर से सेम एंगल होगा, एकदम मिडवे होगा वो फोर्स, है ना। तभी तो होगा वो, जब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसे लिखे x बाई क्यू इंटू एक्स बाई 1 × 10⁻², mg लिखे मास ऑफ प्रोटॉन एंड ग्रेविटी, एंड चार q लिखे क्यू ऑफ प्रोटॉन। So q of proton is 1.6 into 10⁻19 into x that divided by into x divided by 1 into 10⁻² is equals to mass of proton is 1.66 into 10 to the power minus, इसको ठीक से लिखा जाए थोड़ा, into x is equals to 1.66 into 10⁻27 kg by into 9.8, जो कि हमारा ग्रेविटी। अब यहाँ से x निकालना है, तो x निकालने के लिए दो बस सारे कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे और x का वैल्यू पता करेंगे। तो 1.6 into 10⁻19 है कि नहीं, 10⁻² से ये हो जाएगा 10⁻29 और ये हो जाएगा -20, यहाँ पे आएगा 1.66 into 9.8 और ये आ जाएगा 1.6 into 10⁻20। सही बात है। मैं अगर यहाँ से ये डेसिमल हटा दूं, अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पे 0 बैठाते हैं। अब 1.66 into 9.8 कुछ एक ऐसा वैल्यू होगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.66 into 9.8 by 1.6 into 10 into 10 to the power -19। ध्यान दो, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है। 1.66 into 9.8 और 1.6 into 10 ये एक्चुअली में ऑलमोस्ट इक्वल ही है। ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से बड़ा है और ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से छोटा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के को रीच कर जाएगा और दोनों कहीं इक्वल आ जाएगा। इतना अपने को अज्यूम करना पड़ता है इस क्वेश्चन में। और 10 टू द पावर -9 आ रहा है और हमने 19, अच्छा 19 -29 इज 10, ये 10 होना चाहिए, हाँ। सो 10 पावर -9 इज करेक्ट, 10 पावर -9 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 10 पावर -9। ऐसे करना था ये सवाल, दोनों फोर्स निकालना था और उसकी वजह से रिजल्टेंट निकालना था।